पिछले क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था क्वेश्चंस रिलेटेड टू रेक्टेंगल, यानी कि रेक्टेंगल से रिलेटेड हम लोगों ने 4 क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। एक क्वेश्चन हम लोग आज और कर लेंगे, क्योंकि रेक्टेंगल से ही जुड़ा हुआ इस प्रकार का क्वेश्चन एक और आ जाता है कई बार, तो इसको भी हम लोग कर लेंगे, ठीक ना। कहने का मतलब है कि पिछले क्लास में हम लोगों ने रेक्टेंगल से 4 क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। एक क्वेश्चन हम लोग रेक्टेंगल से और कर लेंगे। यहाँ पे 5 नंबर जो हमने यहाँ पे डाला है, क्यों डाला है? क्योंकि 4 कर चुके थे और ये हमारा 5वां नंबर, तो जहां पे आपने कल खत्म किया था वहीं से इसको कंटिन्यू करना है, ठीक ना। तो 5वां नंबर हमारा क्वेश्चन ये होगा, ये रेक्टेंगल का ही है, तो हम लोग इसको पहले बनाएंगे फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, हालांकि इसमें रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों है हल्का, तो हम लोग इसको रेक्टेंगल वाले कैटेगरी में ही रख लेते हैं, ठीक ना। इसमें स्क्वायर का भी थोड़ा पार्ट मिलेगा, थोड़ा रेक्टेंगल का भी मिलेगा, तो ये हम लोग उसको देख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे 3 क्वेश्चन पूरी तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे जो कि स्क्वायर से रिलेटेड होगा, ठीक ना। और स्क्वायर के बारे में भी हम लोगों ने कुछ कुछ बातें करा था पहले वाले क्लास में। थोड़ा सा हम लोग स्क्वायर के बारे में यहाँ पे जानकारी लेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। हालांकि स्क्वायर के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे कुछ और भी जान लेते हैं स्क्वायर के बारे में, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए एक छोटा सा हम लोग नोट लिखते हैं स्क्वायर के बारे में, क्या आपको इसमें जानना है। सॉरी, आइए यहाँ पे हमारा ये एक स्क्वायर मान लीजिए ABCD, ठीक। स्क्वायर में क्या होता है ना, स्क्वायर का सारा साइड इक्वल होता है ना। मतलब जितना ये होगा उतना ही ये होगा, उतना ही ये और उतना ही ये। स्क्वायर का सारा साइड क्या होता है? इक्वल होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं फिर। अब स्क्वायर के, चलिए देखते हैं कौन बता पाता है। यदि मैं आपसे पूछूं कि स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे कि सर चारों साइड को जोड़ दीजिए। सिंपल सी बात है, हमने आपको हर बार यही बताया है पेरीमीटर में कि पेरीमीटर जब भी आपसे पूछे बस उस फिगर के सारे बाउंड्री को क्या कर देना है, प्लस कर देना है। तो यहाँ पे आइए हम लोग पहले बात करते हैं इसके पेरीमीटर का। इसका जो पेरीमीटर होगा वो कितना होगा, यानी कि AB को जोड़ोगे आप, फिर BC को, फिर CD को और फिर DA को, इसको जोड़ देना है। यानी कि इन चारों को जोड़ देंगे तो हमको मिल जाएगा इसका पेरीमीटर। लेकिन कई बार इसका फॉर्मूला भी बच्चे याद करते हैं, हालांकि फॉर्मूला का जरूरत तो नहीं पड़ता, लेकिन आप एक बार लिख लो कम से कम। क्या पेरीमीटर निकालने के लिए कभी आप फॉर्मूला का इस्तेमाल करोगे? कभी नहीं, बस चारों साइड को जोड़ देना है। तो इसका फॉर्मूला कौन बताएगा क्या होता है? इस 4 इंटू साइड, वेरी गुड। तो 4 इंटू साइड मतलब एक साइड जितना रहेगा उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस स्क्वायर के पेरीमीटर को हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये बात समझ में आया, सिंपल सा। स्क्वायर में पहला बात क्या ध्यान रखना है कि स्क्वायर में सारा साइड इक्वल होता है, सब बराबर होता है, पहला बात। दूसरा बात, इसके पेरीमीटर का यदि हम बात करें तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, चारों साइड को बस जोड़ देना है। पेरीमीटर निकालने के फॉर्मूला के बारे में थोड़ा बात करें तो 4 इंटू साइड होता है, बस। आइए अब इसके एरिया के बारे में बात कर लेते हैं। स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? साइड इंटू साइड, वेरी गुड। अच्छा, ये 4 इंटू साइड जो निकलेगा वो यूनिट में निकलेगा, किस में निकलेगा? यूनिट में। और साइड इंटू साइड किस में निकलेगा, यानी कि एरिया किस में निकलता है हमेशा? स्क्वायर यूनिट में, तो ये निकलेगा। स्क्वायर के लिए SQ लिख देते हैं और यूनिट, स्क्वायर यूनिट। बस इतना ही बात आपको इसमें ध्यान रखना है। ओके, कोई दिक्कत इसमें किसी को? तो पेरीमीटर हो गया इसका ये वाला पार्ट, और एरिया हो गया इसके ये अंदर वाला रीजन। बस इतना बस आपको ध्यान में रखना है स्क्वायर को लेकर, और इससे जो सवाल आएगा हमारा वो फिर हम लोग इसको बना लेंगे। आगे बढ़े, तो आइए हम लोग पहले अपना कंप्लीट कर लेते हैं। एक सवाल जो हमारा 5वां नंबर है वो बच रहा है, रेक्टेंगल से रिलेटेड है, लेकिन इसमें थोड़ा सा रेक्टेंगल और थोड़ा सा स्क्वायर दोनों देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं अपना क्लास, अपना आज का पहला सॉल्यूशन नंबर 5। देखिए ध्यान से, पहले क्वेश्चन को समझेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। क्या है? अ डोर ऑफ डायमेंशंस 3 मीटर इंटू 2 मीटर। एक ध्यान रखना, एक डोर है यानी कि एक दरवाजा है, उस दरवाजा का ये डायमेंशन दिया हुआ है। पहली बार जो होता है ना इस प्रकार का, ध्यान रखना,
पहली बार इस प्रकार का जब रहेगा तो पहली बार जो रहता है ना वो लेंथ होता है, और दूसरी बार जो होगा वो क्या होगा, उसका ब्रेथ होगा। ठीक ना, ध्यान रखना, कई बार आपके सामने ऐसा वर्ड आएगा, कई बार ऐसा आ जाता है, मान लो 2 मीटर इंटू 4 मीटर, इस प्रकार से आ जाता है। तो मल्टीप्लाई जब भी आप दिख जाना, समझ जाना कि पहला वाला क्या होगा, लेंथ, और दूसरा वाला ब्रेथ। कई बार आप ऐसा भी देखते होंगे, कई बार आप ऐसा भी देखते होंगे, मल्टीप्लाई 6 मीटर, तो ये होता है लेंथ, ये होता है ब्रेथ, और ये हो जाता है हाइट। ठीक ना, लेकिन चूंकि हम लोग हाइट के बारे में चैप्टर में बात नहीं कर रहे हैं अभी, तो इसके बारे में नहीं बात करेंगे। तो जब भी इस प्रकार का मल्टीप्लाई वगैरह कुछ रह जाए तो आप समझ लीजिएगा पहला लेंथ है और दूसरा ब्रेथ है। तो यहाँ पे अब दोबारा क्या बोला गया था उस सवाल में, बोला गया कि एक डोर है जिसका डायमेंशन ये दिया हुआ है, यानी कि एक दरवाजा है जिसका लेंथ कितना है 3 मीटर और उस दरवाजे का ब्रेथ कितना है 2 मीटर। ओके, इज फिक्स्ड ऑन द वॉल ऑफ डायमेंशन। अब हमारे पास एक दीवार है, उस दीवार का डायमेंशन इतना है 10 इंटू 10, यहाँ पे 10 इंटू 10 दिया हुआ है। तो सबसे पहला बात तो ये क्या है, लेंथ, और ये क्या है, ब्रेथ। अच्छा, यहां से आप अंदाजा लगा पा रहे हो, यहां पे दरवाजा का जो डायमेंशन है वो 3 और 2 है, लेंथ और ब्रेथ, लेकिन यहां पे जो दीवार है उसका डायमेंशन दिया हुआ है 10 और 10, यानी कि लेंथ भी 10 है और ब्रेथ भी 10 है। इसका मतलब दीवार कैसा है, रेक्टेंगल के शेप का या स्क्वायर के शेप का, स्क्वायर के शेप का। वेरी गुड, क्योंकि लेंथ भी एक है, ब्रेथ भी एक है, इसका मतलब वो स्क्वायर होगा। समझा रही है बात। तो यहां पे आइए हम लोग बात करते हैं कुछ, देखो यहां पे ध्यान से, ये हमारा मान लेते हैं ये हमारा दीवार है, ठीक है, और दीवार किस शेप का है, स्क्वायर के शेप का है, ठीक ना। तो पहले समझ लीजिए ये हमारा दीवार है स्क्वायर के शेप का। तो जरा एक बार बताइए, अब चूंकि ये दीवार है हमारा, और कैसे पता हमने लगाया कि स्क्वायर के शेप का ही होगा, इसके वैल्यू से 10 और 10 दिया हुआ, यानी कि पहला लेंथ और दूसरा ब्रेथ। तो ये 10 है, तो ये भी कितना है 10 ही है, और ये भी 10 होगा क्योंकि स्क्वायर में सारा साइड क्या हो जाता है फिर इक्वल। ये 10 तो ये भी 10, ये 10 तो ये भी 10। इसका मतलब जो दीवार दिया हुआ है ना वो एक स्क्वायर के शेप का है, ठीक है। तो अब एक बात आपको ये भी पता होना चाहिए कि स्क्वायर का जितना ये साइड होता है उतना ही ये साइड, उतना ही ये, उतना ही ये, यानी कि ये भी कितना है फिर 10 मीटर और ये भी 10 मीटर। और इस दीवार में एक दरवाजा फिट है, उस दरवाजा का डायमेंशन जरा बताइए कितना है, 3 और 2 है। लेकिन ये अच्छा ठीक है, लेकिन फिर ये दरवाजा जो हमारा 3 और 2 दिया हुआ है वो किस शेप का होगा, रेक्टेंगल के शेप का, क्योंकि लेंथ कुछ और है ब्रेथ कुछ और है। तो बना लेते हैं हम लोग, यहाँ पे लेंथ है 3 और ब्रेथ है 2, यानी कि लंबाई थोड़ा ज्यादा है और चौड़ाई थोड़ा कम है। तो कुछ ऐसा बना लेते हैं हम लोग, सपोज कीजिए कुछ ऐसा बना लेते हैं, कुछ ऐसा, लंबाई थोड़ा ज्यादा हो गया और चौड़ाई थोड़ा कम हो गया, ठीक है। बस नहीं, ये इसका लंबाई और ये इसका चौड़ाई, ठीक है। तो ये लंबाई कितना है इसका बताओ 3 मीटर, तो ये 3 हो गया, और इसका चौड़ाई 2 मीटर। बस ये बात समझ में आया है आपको, ये पिक्चर समझ में आया, पहले ये बताइए। पिक्चर में आपको यदि याद ना रहे तो आप लिख भी लेना कि ये जो है ये वॉल है और ये क्या है डोर है। अब तो याद रहेगा। बस आगे बढ़े तो एक बार फिर से समझ लेते हैं हम लोग। हमारे पास स्क्वायर के शेप का, हमारे पास स्क्वायर के शेप का एक दीवार है जिसका हर एक साइड 10-10 मीटर है। दूसरी बात, इस दीवार में एक दरवाजा फिट है, दरवाजे का लेंथ है 3 मीटर और ब्रेथ है 2 मीटर। सिंपल। अब आगे क्या करने के लिए बोला गया है वो देखिए, फाइंड द टोटल लेबर चार्जेज फॉर पेंटिंग द वॉल इफ द लेबर चार्जेज फॉर पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर ऑफ द वॉल इज ₹3। ये तो बाद में देखेंगे हम लोग, पहले क्या बोला वो देखो। फाइंड द टोटल लेबर चार्जेज फॉर पेंटिंग द वॉल, बस इतना देखो आप। बस पहले हमको क्या करना है, इस दीवार को पेंट करवाना है, इस दीवार को पेंट करवाना। तो जरा बताइए
दीवार को पेंट करवाएंगे तो क्या उसमें दरवाजा को भी पेंट करना है? नहीं, इसमें केवल दीवार के बारे में बात हो रहा है। तो यदि आपको दीवार को पेंट करवाना है तो पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा बताओ? दीवार का एरिया निकालना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना चाहिए हमको? दीवार का यदि आपको एरिया चाहिए, इसका मतलब कौन सा एरिया? ये वाला? क्या ये वाला भी नहीं? ये तो दरवाजा है हमारा। तो आपको दीवार का एरिया कब मिलेगा? जब आप इस पूरे एरिया में इस वाले दरवाजे का एरिया क्या करोगे? आप माइनस करेंगे। समझे ध्यान से। हमको क्या चाहिए? पूरा दीवार का एरिया चाहिए ना बस। तो दीवार में तो हमारा दरवाजा भी फिट है, तो क्या उसको भी जोड़ लेंगे? नहीं, उसको थोड़ी पेंट करना है, उसको माइनस करना पड़ेगा फिर हमको। तो इस पूरे एरिया में इस वाले एरिया को हम माइनस करेंगे तो कौन सा एरिया मिलेगा हमको? ये वाला मिल जाएगा। और फिर इधर वाला ये नहीं चाहिए हमको, है कि नहीं? तो पूरा एरिया हमको निकालने के लिए किसका एरिया निकालना पड़ेगा जरा बताइए? स्क्वायर का। तो पूरा एरिया पहले निकालेंगे हम, तो स्क्वायर का निकालना पड़ेगा क्योंकि दीवार हमारा किस शेप का है? स्क्वायर के शेप का। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। यहां पे शुरू करते हैं। एरिया ऑफ द वॉल, एरिया ऑफ द वॉल, एरिया ऑफ द वॉल कितना हो जाएगा बताइए? एरिया ऑफ द वॉल, और वॉल किस शेप का है? स्क्वायर के शेप का है, और स्क्वायर का एरिया आप निकालने जा रहे हैं तो साइड इंटू साइड करना पड़ेगा आपको। तो साइड इंटू साइड। तो बताइए एक साइड कितना है स्क्वायर का? 10 मीटर। तो इसको 10 से फिर से करना पड़ेगा, यानी कि कितना हो जाएगा? 100 मीटर स्क्वायर। और एरिया जब भी निकलता है तो किसमें निकलता है? स्क्वायर यूनिट में। तो हमने यहाँ पे स्क्वायर भी लगा दिया, मीटर स्क्वायर। ओके, मतलब इस पूरे दीवार का जो एरिया है वो 100 मीटर स्क्वायर है। अब हमको इसका एरिया निकालना है, फिर बाद में दोनों को माइनस कर देंगे। तो एरिया ऑफ डोर, एरिया ऑफ डोर लिख देंगे। एरिया ऑफ द डोर क्या होगा? अच्छा, डोर का हमको एरिया निकालना है, यानी कि इसका एरिया निकालना है। और डोर है किस शेप का? रेक्टेंगल के शेप का। तो बताइए क्या होता है? बिल्कुल, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है उसका। और लेंथ है 3 मीटर और ब्रेथ कितना है? 2 मीटर। तो बताइए कितना हो जाएगा? 3 2 जा 6 मीटर स्क्वायर। तो पूरा दीवार का जो एरिया है वो 100 मीटर स्क्वायर है, और केवल दरवाजा का जो एरिया है वो है 6 मीटर स्क्वायर। अब हमको केवल क्या चाहिए? दीवार को पेंट करना है। तो भैया आपको ये रेक्टेंगल का जो शेप का दरवाजा है उसको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो यहां पे ऐसे कर लेंगे, टोटल एरिया ऑफ वॉल इक्वल्स टू टोटल एरिया ऑफ वॉल। यदि आपको चाहिए तो क्या करेंगे? ऐसे कर लो, एरिया ऑफ वॉल, एरिया ऑफ द वॉल माइनस एरिया ऑफ द डोर। क्या सही बात है कि नहीं? और एरिया हमने वॉल का निकाल रखा है 100 मीटर स्क्वायर, इसमें माइनस कर देना है केवल कितना? 6 मीटर स्क्वायर। तो बताइए कितना आएगा? 94 मीटर स्क्वायर। मतलब जिस दीवार को पेंट करना है दरवाजा हटा के, उस दीवार का एरिया है 94 मीटर स्क्वायर। अब आइए अपने सवाल पे। तो इस कॉमा तक तो हमारा काम हो गया। अगला बोला गया है, इफ द लेबर चार्जेज फॉर पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर एरिया, 1 मीटर स्क्वायर ऑफ द वॉल इज ₹3। यानी कि यदि आप 1 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट करते हैं तो 3 रुपया लगता है। तो आप बताइए आपको 94 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट करना है तो कितना रुपया लगेगा? 3। तो यहां पे लिखेंगे टोटल लेबर चार्ज, टोटल कॉस्ट या फिर टोटल लेबर चार्ज। जहां पे लेबर चार्ज बोला तो लेबर चार्ज लिख देंगे। टोटल लेबर चार्ज, टोटल लेबर चार्ज फॉर पेंटिंग द वॉल इक्वल्स टू 94 इंटू क्या कर देंगे? 3 कर देंगे। 94 इंटू 3 इक्वल्स टू रुपीज कितना आ जाएगा? 94 को 3 से कर दो, 3 4 जा 12 का 2 कैरी 1, 3 9 जा 27, 27 और 1 28, यानी कि ₹282 रुपया लगेगा। बस समझ में आया बात? अब
तो एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं, क्योंकि ऐसा सवाल आपके बुक में है, इसीलिए हमने बताया है, ठीक ना। बोला गया है सिंपल सा कि आपके पास देखो एक दीवार है, वो दीवार स्क्वायर के शेप का है। कैसे हमने पता लगाया कि दीवार स्क्वायर के शेप का ही है? यहाँ पे देख के 10 और 10 दिया हुआ है, मतलब लेंथ भी 10 है और ब्रेथ भी 10 है। ऐसा कब हो सकता है? जब वो स्क्वायर रहा होगा। तो स्क्वायर के शेप का हमने पहले बना दिया एक दीवार, उस दीवार में एक फिट है हमारा दरवाजा। दरवाजा का लेंथ क्या है? 3 और 2। इसका मतलब है कि लेंथ कुछ और है, ब्रेथ कुछ और है। मतलब ऐसा कब होता है? रेक्टेंगल में होता है। ये हमने कर दिया। अब बोला गया है कि आपको क्या करना है, उस दीवार को पेंट करना है। दीवार को पेंट करना है बस, मतलब दरवाजा को नहीं। तो पूरे दीवार के एरिया में से दरवाजा का एरिया क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। हमने इसको माइनस किया, कितना है माइनस करके? 94 मीटर स्क्वायर आ गया हमारा दीवार का एरिया, जिसको कि पेंट करना है। और सवाल में बोला गया है कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया को जब आप पेंट करोगे तो आपको 3 रुपया लगेगा। लेकिन हमारे पास टोटल एरिया है कितना? 94 है। तो बताइए उस 94 मीटर स्क्वायर एरिया को जब पेंट करेंगे कितना रुपया लगेगा? तो 94 इंटू 3 हमने किया, तो 282 रुपीज हमको इस दीवार को पेंट करने में लगेगा। बस यही सवाल था हमारा। आगे बढ़े, ऐसे ही इसको हैंडल करना है। आइए अगला सवाल हमारा सॉल्यूशन नंबर 1 में आते हैं। अब तो ये वाला सवाल हमारा अब पिछले वाला क्लास का खत्म हो गया। तो आप ये मान के चलिए कि हमारा जो 5 नंबर था वो कौन सा था? पिछले वाले क्लास का ही था, जो कि रेक्टेंगल का था। हालांकि इसमें आप देखे होंगे कि रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों आ गया, इसीलिए हम लोगों ने इसको इसी क्लास में करना सही समझा। आगे बढ़े, तो आइए अपना क्वेश्चन नंबर अब पहला देखा जाए, जो कि स्क्वायर से रिलेटेड रहेगा कंप्लीटली। इसमें रेक्टेंगल वगैरह नहीं घुसेगा, उसमें आ गया था बस। बोला गया है फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर ईच ऑफ हुज साइड्स मेजर 8 मीटर। मतलब आपके पास एक स्क्वायर है, उस स्क्वायर का जो एक साइड है वो 8 मीटर है। तो वैसी बात है, स्क्वायर का एक साइड 8 मीटर है तो बाकी सारा भी 8 ही होगा बस। तो एक स्क्वायर हम यहां पे बना लेते हैं। सपोज ये हमारा स्क्वायर है, तो ये इसका कुछ नाम भी रख दो आप, ए बी सी डी। नाम रखना जरूरी नहीं है, लेकिन रख दो, थोड़ा सा अच्छा लगता है देखने में। तो ये 8 मीटर है एरिया, एक मतलब एक साइड इसका 8 मीटर है, तो बाकी सारा भी कितना होगा? 8 ही होगा। तो ये वाला भी 8 हो जाएगा, ये वाला भी 8 मीटर हो जाएगा, और ये वाला भी 8 मीटर हो जाएगा। सिंपल। आगे बढ़ते हैं। तो इसका बोला गया कि एरिया बताओ, तो सिंपल सा है। एरिया क्या होता है इसका? 4 इंटू साइड इंटू साइड। तो इसके एरिया का यदि हम लोग बात करें, एरिया इक्वल्स टू होता है साइड इंटू साइड। तो साइड कितना है इसका? 8। फिर से एक साइड और मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा बताओ? 8 8 जा 64 मीटर में है वैल्यू हमारा, तो मीटर स्क्वायर। जब एरिया निकालेंगे तो स्क्वायर यूनिट में निकलता है, इसलिए मीटर स्क्वायर। बस इतना ही सिंपल ये सवाल है। तो एक स्क्वायर है जिसका एक साइड दिया हुआ था 8 मीटर, तो इस हिसाब से हमारा सारा साइड भी क्या हो जाएगा? 8 8 ही हो जाएगा। और इसका एरिया निकालना, तो एरिया का सिंपल सा फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड। तो हो गया हमारा 64 मीटर स्क्वायर इसका एरिया। आगे बढ़े, ये दोनों सवाल हमारा बहुत इजी निकला। आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन बल बच्चे इसको जल्दी से आप लोग लिख लीजिए, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, जैसे करना है वैसे करके लिखिए। मिटा दें। अपने क्वेश्चन नंबर आते हैं 2 और 3 पे। चलिए शुरू करते हैं अपना सॉल्यूशन नंबर 2। देखिए पहले पढ़ेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। क्या बोला गया देखो, फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर। इसमें भी एक स्क्वायर है, उसका एरिया निकालना है हमको, लेकिन इस पर कहानी कुछ और है। स्क्वायर पार्क है। किस शेप का है पार्क? स्क्वायर के शेप का है। हुज पेरीमीटर इज 320 मीटर। पेरीमीटर दे दिया इस बार, तो क्या कुछ गलत है? नहीं, समझेंगे हम लोग। देखो मान लीजिए कि ये हमारा स्क्वायर के शेप का एक पार्क है। ओके, स्क्वायर के शेप का पार्क है। मान लेते हैं पार्क का नाम हमने रखा PQRS। ओके, जब इस पार्क का जब चारों साइड को हम लोग जोड़ते हैं, यानी कि पेरीमीटर जब निकालते हैं, तो कितना निकलता है? 320 मीटर। तो आप बताइए, सबसे पहले तो आप ये देखो,
दिया हुआ है पेरीमीटर, निकालना है एरिया, और एरिया निकालने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, साइड चाहिए होगा, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड, तो आपको साइड चाहिए होगा। तो हमको पहले करना क्या है, साइड निकालना है। हम पहले क्या निकालना है, साइड निकालना है। तो बस आइए शुरू करते हैं। देखो सिंपल सा है, PQRS हमारा एक पार्क है जो कि स्क्वायर के शेप का है। इन चारों साइड को जोड़ के यानी कि पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, 320 दिया हुआ है। हमको निकालना पड़ेगा इसका एक साइड। अब आपको पता है कि चूंकि स्क्वायर है हमारा, इसका चारों साइड बराबर होता है, तो हमको क्या करना है, 320 को 4 से डिवाइड कर देना है। क्यों डिवाइड करना है, क्योंकि दिया हुआ है टोटल, चारों साइड को जोड़ के दिया हुआ है, हमको चाहिए एक साइड, और 4 से हम डिवाइड क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि चारों साइड इक्वल होते हैं, तो हमको बस एक साइड पहले चाहिए। तो यहां पे कुछ चीजें जो है वो लिख लेते हैं पहले, जैसे दिया हुआ है पेरीमीटर, पेरीमीटर इक्वल्स टू 320 मीटर, पेरीमीटर दिया हुआ है 320 मीटर, हमको एक साइड चाहिए, तो साइड इक्वल्स टू पेरीमीटर डिवाइडेड बाई 4, यानी कि जो पेरीमीटर दिया हुआ है उसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमको मिल जाएगा एक साइड का वैल्यू। तो पेरीमीटर दिया हुआ है कितना, 320 डिवाइडेड बाई 4। चलिए इसको थोड़ा सा कट करिए, 4 के टेबल में 32 कितने बार में, 8 बार में, और यहाँ पे 0 यानी कि 80। तो सिंपल सा हम कह सकते हैं ये हमारा आ गया 80 मीटर। तो एक साइड कितना निकला हमारा, 80 मीटर, तो बाकी सारा साइड भी कितना होगा, 80 80 80 हो जाएगा। तो ये भी हो गया अब हमारा 80 मीटर, ये भी 80 मीटर, ये भी 80 मीटर, और ये वाला भी 80 मीटर। सिंपल। तो इसमें हमने सबसे पहले क्या किया, इस पेरीमीटर का इस्तेमाल करके इसको 4 से हमने डिवाइड किया, तो हमको मिल गया एक साइड का वैल्यू। 4 से ही क्यों डिवाइड किया, क्योंकि चारों साइड इक्वल होता है, तो जो वैल्यू आएगा वो चारों का आ जाएगा, तो आ गया हमारा 80। अब जब साइड आ चुका है तो निकालना है इसका एरिया। तो एरिया तो इसका बहुत सिंपल है, साइड इंटू साइड कर देना है। तो यहां पे आ जाइए, नाउ एरिया इक्वल्स टू साइड इंटू साइड होता है। तो साइड कितना निकाला अभी हमने, 80 इंटू 80, तो बताए कितना हो जाएगा, 88 64 और 00, यानी कि 6400 मीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया हो गया। बस देख लीजिए, कहीं पे कोई दिक्कत किसी को, सवाल सिंपल था कि नहीं, बिल्कुल। तो आइए आगे बात करें, आगे बात करें। सवाल नंबर 3, सॉल्यूशन नंबर 3। देखिए ध्यान से, सॉल्यूशन नंबर 3 में क्या है ना, कि थोड़ा आपको दिखने में लग रहा होगा बड़ा, लेकिन इसको लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और आप ड्रॉ करते चलेंगे ना, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। देखना कैसे आसान होगा, ध्यान से समझिएगा बस। The area of a square and a rectangle are equal। पहले ही बोल दिया, आपके पास एक स्क्वायर है और आपके पास एक रेक्टेंगल है, दोनों का एरिया क्या है, इक्वल है। तो पहले हम लोग यहां पे बना लेते हैं एक स्क्वायर, एक मान लेते हैं ये हमारा स्क्वायर है, नाम रखा हमने सपोज A B C और D, और एक हमारे पास रेक्टेंगल है, हाँ एक रेक्टेंगल, इसका नाम रखा हमने PQRS। ओके, ध्यान से देखिए, फिगर भले दोनों अलग अलग है, लेकिन दोनों का एरिया क्या दे रखा है, बोल रहा है कि इक्वल है, तो मान लेते दोनों इक्वल होगा एरिया, है ना। आगे बढ़ते हैं, और क्या बोला गया है अगला, अब पढ़ो ध्यान से पहले। इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 40 सेंटीमीटर, स्क्वायर का जो साइड है वो क्या है, 40 सेंटीमीटर है, मतलब स्क्वायर का एक साइड दिया हुआ है 40, तो बाकी सारा पे कितना, 40 40 40 40, बिल्कुल। तो ये वाला भी हो गया हमारा 40 मीटर, ये भी हो गया 40 मीटर, क्या है, सेंटीमीटर है, सॉरी सेंटीमीटर, और ये भी हमारा कितना हो जाएगा फिर 40 सेंटीमीटर, ये भी 40 सेंटीमीटर, और ये वाला भी 40 सेंटीमीटर। समझ में आया बात। तो
स्क्वायर का साइड दिया हुआ है 40, मतलब सारा साइड इसका हो गया 40 40 40 40। अगला, एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 25 सेंटीमीटर। रेक्टेंगल का केवल क्या दिया हुआ है? ब्रेथ, केवल ब्रेथ। तो ये ब्रेथ इसका है 25 सेंटीमीटर। तो ये वाला ब्रेथ 25, तो ये वाला ब्रेथ भी कितना? 25। तो ये भी 25 हमारा हो गया। आगे बढ़ते हैं। और अब क्या बोला गया है देखो, फाइंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। उस रेक्टेंगल का हमको निकालना है लेंथ। तो लेंथ हम लोग इसका निकालेंगे। इसका लेंथ कितना होगा हमको नहीं पता। एक बार जरा ध्यान से देखो पहले, क्या इस स्क्वायर का आपको सब कुछ पता है? लेंथ, ब्रेथ, सब कुछ बिल्कुल पता है, क्योंकि इसका एक साइड जितना होगा बाकी सारा साइड भी उतना ही होगा। मतलब स्क्वायर का हमको सब कुछ पता है। रेक्टेंगल का हमको ब्रेथ तो पता है, लेकिन लेंथ हमको नहीं पता। यदि ये ब्रेथ 25 तो ये भी 25, यदि ये लेंथ पता चल जाएगा तो ये वाला भी लेंथ पता चल जाएगा। तो हमको पहले क्या निकालना चाहिए बताइए? लेंथ निकालना चाहिए। और लेंथ निकालने के लिए जिसमें हिंट दे रखा है, वो सबसे पहला हिंट ये है कि दोनों का एरिया क्या है? इक्वल है। दे रखा है ना यहाँ पे, देखो, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगल आर इक्वल। दोनों का एरिया क्या है? इक्वल है। तो आइए हम लोग यहाँ पे पहले लिखते हैं कुछ बातें। यहां पे दिया हुआ है एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू एरिया ऑफ, क्या ये हम अपने मन से बोल रहे हैं इक्वल है दोनों का एरिया? नहीं, वो तो सवाल में दिया हुआ है। अब जरा बताइए, यदि दोनों का एरिया इक्वल है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब बताइए, स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड इंटू साइड। तो यहां पे लिखेंगे हम लोग साइड इंटू साइड। इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू का साइन दिया हमने। अब रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ की जगह पे हमने एल इंटू बी लिख दिया। अब बताइए, स्क्वायर का यहाँ पे साइड इंटू साइड है और एक है 40, तो कितना होगा? 40 इंटू 40 इक्वल्स टू, क्या रेक्टेंगल का लेंथ दिया हुआ है? नहीं, वही तो हमको निकालना है। तो इस एल के जगह पे एल लेने दो। बी यानी कि ब्रेथ कितना दिया हुआ है? 25, तो 25 लिख देंगे। अब आगे देखो, यहाँ पे 40 इंटू 40 है, रहने दो। ओके, ये 25 मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू का इधर आएगा तो किस में हो जाएगा? डिवाइड में। तो डिवाइडेड बाई 25 इक्वल्स टू एल। अब तो यहाँ पे कुछ कटता हुआ आपको दिख रहा होगा, कट करते हैं। ये 5 से कट हो गया 5 बार में, और ये 5 से 8 बार में। फिर से 5 1 जा 5, और ये 5 से कितने बार में? 8 बार में। तो नीचे में तो कुछ नहीं बचा। ऊपर में कितना दिख रहा है? 8 इंटू 8, 16 कैसे? 8 8 जा 64। लेकिन क्या 64 क्या सब कुछ किसमें हमारा? सेंटीमीटर में। तो 64 सेंटीमीटर, 64 सेंटीमीटर इक्वल्स टू लेंथ। तो रेक्टेंगल का लेंथ पूछा गया था, तो रेक्टेंगल का लेंथ हमने निकाल दिया। कितना आया? ये आ गया हमारा 64 सेंटीमीटर। तो ये वाला भी लेंथ कितना होगा? 64 सेंटीमीटर आ गया अब हमारा। समझा गया ना? अगला क्या बोला गया था? कुछ और भी बोला गया था क्या निकालने के लिए? ऑल्सो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। अब तो सिंपल हो गया। रेक्टेंगल का हमको लेंथ पता चल चुका, ब्रेथ पता चल चुका, तो बस पेरीमीटर निकालना, चारों को जोड़ दीजिए, सिंपल। तो आइए हम लोग इसको भी निकाल लेते हैं। यहां पे कर लेते हैं पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। क्या करना चाहिए? सभी को ऐड कर देना चाहिए। तो बताइए क्या ऐड करेंगे हम? पहले पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस प्लस एस पी, है कि नहीं? तो बताइए पी क्यू का वैल्यू कितना है? 64, क्यू आर का 25, आर एस का 64 और एस पी का 25। तो कितना आ गया? जोड़ लेते हैं हम लोग। 5 और 5 10, 10 और 4 14, 14 और 4 18 का 8 कैरी 1, 2 और 6 8, 8 और 2 10, 10 और 6 16, कैरी कितना था? 1, 16 और 1 17, तो 178। और पेरीमीटर हमेशा किसमें निकलता है? केवल यूनिट में। तो यहां पे केवल क्या लिखेंगे हम? हाँ, सेंटीमीटर, केवल सेंटीमीटर, स्क्वायर नहीं। स्क्वायर कब लिखते हैं? जब एरिया निकालते हैं
तो पेरीमीटर भी आ गया हमारा, दोनों चीज निकल गया। चलिए अब इसमें कोई डाउट किसी को, जल्दी से इसको आप लोग लिख लीजिए, और ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग इसको जल्दी से भी लिख लीजिए। वीडियो को पॉज करिए या फिर शॉर्ट लीजिए, कुछ भी करिए, लेकिन इसको जल्दी से लिख लीजिए। इस तरीके से हमने आज के क्लास में टोटल 4 सवालों को सॉल्व करा है, 5 नंबर, जो कि पिछले क्लास का बच गया था एक, और आज की क्लास में हम लोगों ने सॉल्व किया स्क्वायर से रिलेटेड 10 क्वेश्चंस को। ठीक है, यदि इसमें कुछ और क्वेश्चंस करने के लिए दिखेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा, तो हम लोग उसको करेंगे। यदि नहीं रहा तो फिर हम लोग अपने चैप्टर को और आगे बढ़ाएंगे, नए कॉन्सेप्ट को समझेंगे, और फिर उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड फिर से कुछ नए सवालों को भी हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन अगले वाले क्लास में। तो समझ आ गया सबको? ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोगों को कोई भी डाउट रहा होगा किसी भी सवाल में, कहीं पे कुछ समझ में नहीं आया होगा, तो आप उसको एक बार बताइएगा, कमेंट कर दीजिएगा। और एक बार ध्यान रहे, ये चैप्टर पेरीमीटर एंड एरिया का है, तो इसमें आप देख रहे हो हर क्वेश्चन में आपको एक पिक्चर बनाना पड़ेगा, है कि नहीं? मतलब हर क्वेश्चन में आपको, यदि मान लीजिए क्वेश्चन में स्क्वायर के बारे में बात हो रहा था, आपको स्क्वायर बना दीजिए, वहां पे रेक्टेंगल के बारे में बात होगा तो रेक्टेंगल बना दीजिए, या फिर किसी भी फिगर के बारे में बात हो तो वैसा फिगर बना के आपको सवाल बनाना है। फिगर बनाने से क्या होता है ना, बहुत कुछ आपके सामने ऐसे ही पता चल जाता है, ठीक ना? तो ये इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। कोई डाउट रहा होगा तो आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा। हम लोग मिलेंगे अपने अगले क्लास में। यदि कुछ सवालों को और बनाने के लिए रहा, इंपॉर्टेंट रहा, तो बनाएंगे, नहीं तो फिर हम लोग अपने नए चीजों को सीखेंगे। तो पहले थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने चैप्टर पेरीमीटर एंड एरिया के अंदर एक और नए कॉन्सेप्ट को। कॉन्सेप्ट का नाम है पैरेललोग्राम। चैप्टर हमारा चल रहा है पेरीमीटर एंड एरिया। इसके अंदर हम लोगों ने 2 इंपॉर्टेंट फिगर के बारे में पढ़ रखा है, पढ़ लिया हम लोगों ने। सबसे पहला अपना था स्क्वायर, फिर रेक्टेंगल, यानी कि स्क्वायर और रेक्टेंगल को हम लोग समझ चुके थे, उसका पेरीमीटर क्या होता है, उसका एरिया क्या होता है, उसके ऊपर किस किस प्रकार का सवाल आ सकता है, ये हम लोग समझ चुके हैं। आज जो एक नए टॉपिक का हम लोग शुरुआत करेंगे, टॉपिक का नाम है पैरेललोग्राम, ठीक ना? चलिए शुरुआत करते हैं, इसको भी हम लोग समझेंगे। और चूंकि पैरेललोग्राम बहुत छोटा टॉपिक है, तो इसको हम लोग आज ही समझ के इसके सवालों को भी आज ही बनाएंगे और आज ही हम लोग इसको खत्म भी कर देंगे। फिर अगले वाले क्लास में, यानी कि कल, हम लोग एक नए कॉन्सेप्ट को फिर दोबारा सीखेंगे, ठीक है? तो आज का कॉन्सेप्ट है हमारा पैरेललोग्राम। आइए शुरू करते हैं। पैरेललोग्राम को ना शॉर्ट में लिखा जाता है इस तरीके से, शॉर्ट में इसको डबल एल लिखेंगे, थोड़ा सा टेढ़ा। एल आप कैसे, मतलब डबल 11 कैसे लिखते हैं आप? 11 सीधा लिखते हैं ऐसे, लेकिन ये कैसे लिखा है? थोड़ा सा टेढ़ा ऐसा, ठीक ना? ऐसे करके, और यहाँ पे GM लगा देंगे, यही हमारा कहलाता है पैरेललोग्राम शॉर्ट में। ओके, तो यदि मैथ में कहीं पे पैरेललोग्राम आपको लिखना हो तो आप इतना बड़ा वर्ड मत लिखिएगा, PARALLELOGRAM, इतना बड़ा वर्ड लिखने का जरूरत नहीं है। मैथ कहता है ना कि यदि आपको इतना बड़ा वर्ड लिखना ही है तो उसके बदले में एक छोटा सा सिंबल इस्तेमाल कर लो ना। उसका क्या सिंबल है? थोड़ा सा टेढ़ा 11 लिखेंगे और GM लगा देंगे, मतलब कि इतना बड़ा लिखने का आप ये लिख दो, काम चल गया हमारा पैरेललोग्राम, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पैरेललोग्राम को हम लोग समझते हैं पहले क्या है, इसमें नहीं है कुछ नया बात, इसमें सीखने को मिलेगा हम लोगों को, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक ना? समझिए ध्यान से। सपोज हम लोग यहाँ पे 2 फिगर बनाते हैं, ठीक है? ध्यान से इसको बस आप समझिएगा क्या हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। सपोज हमारा ये पहला फिगर मान लेते हैं, ये हमारा पहला फिगर, नाम रखा हमने इसका सपोज ABC, और ये हमारा D, ठीक है? पैरेललोग्राम में क्या होता है ना, पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड इक्वल होता है, यानी कि जितना ये वाला साइड होगा उतना ही ये वाला भी होगा। यदि ये 10 सेंटीमीटर का है तो ये भी 10 सेंटीमीटर ही होगा, और जितना ये वाला साइड होगा उतना ही ये वाला साइड होगा। ओके, तो इसमें हम लोग कहते हैं अपोजिट साइड आर इक्वल। अपोजिट साइड का मतलब वो सामने सामने वाला, इसके सामने ये है, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि इसके सामने ये है। तो अपोजिट साइड क्या हो जाता है पैरेललोग्राम में? इक्वल होता है, बराबर होता है। उसी तरीके से जितना ये साइड होगा उतना ही हमारा ये भी होगा। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? ऐसे लिख देते हैं। इसमें हम लोग ये बोल सकते हैं पहला बात कि जितना AB होगा उतना ही क्या होगा? CD होगा, यानी कि जितना ये होता है उतना ही ये होता है। एक बात और बताइए जरा, जितना ये BC होगा उतना ही क्या होगा? AD होगा, है कि नहीं? मतलब पैरेललोग्राम का ये खूबी ये है कि अपोजिट साइड बराबर होते हैं, तो ये जितना उतना ही ये, उसी प्रकार से जितना ये उतना ही ये। एक और बात होता है पैरेललोग्राम में कि अपोजिट साइड बराबर तो होता ही है,
आपस में पैरेलल भी होते हैं, मतलब कि ये वाला और ये वाला दोनों आपस में कैसे हैं, पैरेलल है। पैरेलल का मतलब हुआ कि इन दोनों साइड को आप आगे बढ़ाओ, कहीं पे भी आप इसको लेके जाओ, कभी भी ये टकराएगा नहीं आपस में, या फिर कभी भी एक दूसरे से दूर भी नहीं भागने वाला है, तो उसको हम लोग कहते हैं पैरेलल। ठीक ना। तो क्या समझना है, सिंपल सा, ये दोनों का दोनों साइड हमारा अपोजिट साइड है, तो अपोजिट साइड बराबर तो होता ही है, साथ ही साथ दोनों पैरेलल भी होता है। पैरेलल का मतलब हुआ सिंपल सा, उन दोनों को आप आगे बढ़ाते जाओ, कहीं पे भी वो आपस में नहीं टकराने वाला है, इंटरसेक्ट नहीं करेगा, वो दोनों दूर भी नहीं भागेगा, ये दोनों, ये और ये। हाँ, स्क्वायर का भी होता है, नहीं रेक्टेंगल भी होता है हमारा उसमें। ठीक ना। खैर इस पे अभी तो इसे समझ में आया पहला। तो पहला बात क्या ध्यान रखना है कि पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है, पहला बात। दूसरा बात क्या होता है, दोनों आपस में पैरेलल भी होते हैं, मतलब दोनों को आप आगे बढ़ाओ या पीछे लेके जाओ, कभी भी आपस में नहीं टकराने वाला, कभी एक दूसरे से वो दूर भी नहीं भागे, बस चुपचाप आगे बढ़ता चला जाएगा बराबर दूरी पे। अगला उसी प्रकार से आप इसमें आ जाओ, फिर ये वाला और ये वाला भी क्या होगा, आपस में पैरेलल होगा, मतलब कि इन दोनों को भी आगे बढ़ाएंगे या फिर नीचे लेकर आएंगे तो कभी भी आपस में नहीं टकराने वाला है। तो अब बताइए, क्या हम यहाँ पे अब ये लिख सकते हैं कि जो आप ऐसे लिख दो, इसको यहीं पे बगल में लिख लेते हैं, यहीं पे ए बी जो है ये वाला किसके साथ पैरेलल है, सी डी के साथ, सी डी के साथ। ठीक ना, यानी कि ये वाला और ये वाला दोनों आपस में पैरेलल है, तो पैरेलल का साइन ऐसे देंगे हम लोग। उसी प्रकार से ये बीसी किसके साथ पैरेलल है, बताओ, एडी के साथ पैरेलल है। तो क्या ये बात आपको समझ में आया, जल्दी बताइए, कोई दिक्कत इसमें? बस, तो इसमें आपको समझना बस ये है, बस समझना ये है कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड बराबर भी होगा और दोनों आपस में पैरेलल भी होगा। तो जितना ए बी है उतना ही हमारा सी डी है, तो जितना ए बी उतना ही सी डी, और दोनों आपस में बराबर है तो यहाँ पे दोनों आपस में पैरेलल भी हो गया। ठीक है। उसके बाद जितना ये हमारा बी सी उतना ही हमारा ए डी, दोनों फिर से आपस में बराबर होगा और दोनों आपस में फिर से क्या होंगे, पैरेलल भी होंगे। ये जिस समझ में आ गया, चलिए ये होता है हमारा पैरेललोग्राम। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट अगला, पैरेललोग्राम के पेरीमीटर के बारे में यदि मैं आपसे बात करूं तो क्या होना चाहिए इसका पेरीमीटर, कौन बता सकता है? हाँ बिल्कुल, फॉर्मूला तो इसमें याद रखना ही नहीं है पेरीमीटर में। पेरीमीटर में बस करना क्या है, चारों साइड को जोड़ देना है। तो यदि आपसे कोई पूछे कि बताओ इस पैरेललोग्राम का क्या पेरीमीटर होगा, तो आपको क्या बताना है कि चारों साइड को जोड़ दीजिए। तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, हम किसको किसको जोड़ेंगे, पहले ए बी, बी सी, सी डी और किसको, डी ए को जोड़ेंगे, है कि नहीं। अब इसके एरिया का बात करें जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पैरेललोग्राम के एरिया का, तो वो होता है बेस इनटू हाइट। यही हमारा मेन चीज है। पैरेललोग्राम के एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेस इनटू हाइट। अब जरा समझते हैं ध्यान से, पहले समझिए यहाँ पे ध्यान से इसमें क्या बात हो रहा है। देखो, पैरेललोग्राम में आपने पहले ये समझा कि अपोजिट साइड बराबर होगा और पैरेलल भी होगा, यानी कि जितना ये उतना ही ये, और ये दोनों आपस में पैरेलल भी है, मतलब दोनों को आगे बढ़ाते जाओ, कभी भी नहीं टकराने वाला है, दूर भी नहीं भागेगा, बराबर बस आगे बढ़ता जाएगा। उसी प्रकार से जितना ये उतना ही है और दोनों आपस में पैरेलल भी है, ये हम लोग समझ चुके हैं। इसके पेरीमीटर का बात करें तो सारे साइड को जोड़ देंगे, उसका पेरीमीटर मिल जाएगा। ठीक ना। तो पेरीमीटर किस में निकलेगा, यूनिट्स में निकल जाएगा, और चूंकि ये एरिया है तो किस में निकलेगा, स्क्वायर यूनिट्स में निकलेगा, स्क्वायर यूनिट में निकलेगा। ओके, स्क्वायर यूनिट में निकलेगा। लेकिन अब इसके एरिया पे यदि आप ध्यान दोगे ना, इसके फॉर्मूला पे, यहां पे बेस इनटू हाइट, इसमें बेस आप कौन सा लोगे, हाइट कौन सा लोगे। देखो इसमें ना थोड़ा सा आपको समझना है, यदि हम इस पॉइंट से एक सीधा सा लाइन इसके ऊपर खींचते हैं तो ये बिल्कुल सीधा होगा और ये 90 का एंगल यहां पे बनाएगा। तो इस हिसाब से हमारा ये क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, हाइट कहलाएगा। ठीक, और ये हाइट हमारा आया किस पे है ये बताइए, सीडी पे, तो सीडी हमारा क्या कहलाएगा,
बेस कहलाएगा। तो ये हो गया हमारा बेस। ओके, कोई दिक्कत इसमें? समझ आ रही है बात? तो इसमें बस आपको इतना ध्यान रखना है कि ये वाले पॉइंट से और ये वाले मतलब यहां से यहां हम जो बिल्कुल एक सीधा सा लाइन खींचेंगे वही होगा हमारा हाइट, और जिस पे हमने खींचा है, किस पे खींचा है? सीडी पे, तो सीडी हमारा क्या बन जाएगा? बेस बन जाएगा। तो अब यदि कोई बोले कि इस पैरेललोग्राम का एरिया बताओ कितना होगा, तो आपके पास केवल क्या चीज पता होना चाहिए? दो चीज। पहला बेस पता होना चाहिए और दूसरा हाइट पता होना चाहिए। बेस जिस पे हाइट आएगा वो बेस हो जाएगा, और हाइट जो आपको ये लंबा सा लाइन दिखेगा वो हो जाएगा हमारा हाइट। तो बस आपको हाइट और बेस पता होना चाहिए, तो किसी भी पैरेललोग्राम का आप एरिया आराम से निकाल सकते हैं। इतना समझ आ गया सबको? आगे बढ़े हम लोग। अब आइए अपने कुछ मेन सवालों पे जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। सॉल्यूशन नंबर 1 अब आपसे आराम से बन जाएगा, तो ध्यान से इसको देखिए बस। ठीक है, देखो क्या बोला गया, पहले उसको समझते हैं। बोला गया है वन ऑफ द साइड्स एंड द कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। कॉरस्पॉन्डिंग हाइट का मतलब क्या होता है? कॉरस्पॉन्डिंग हाइट का मतलब हुआ वो हाइट जिस बेस पे आया है। अभी बात करेंगे हम लोग, नहीं समझ में आ रहा तो उसको छोड़ दीजिए। वन ऑफ द साइड्स एंड द कॉरस्पॉन्डिंग हाइट ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। पहले तो आप ये हमको बता दीजिए कि यहां पे पहले बात हुआ है वन ऑफ द साइड, यानी कि पहले साइड का बात हुआ। ध्यान से देखो, पहले साइड का बात हुआ, उसके बाद फिर हाइट का बात हुआ, और यहाँ पे पहला जो नंबर दिया हुआ है वो 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है और फिर 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो अब बताइए कि साइड एक्चुअली में है कितना? 4, और हाइट कितना हो गया? 3 सेंटीमीटर हो गया। ऐसे ही सवाल को पकड़ना है, देखना है। अच्छा, यहाँ पे 2 नंबर दिया हुआ है, तो आप ये देख लो कि पहले बात किसके बारे में हुआ है सवाल में? पहले बात हुआ है साइड के बारे में, तो जो पहला वैल्यू होगा वो किसका होगा? साइड का, और जो दूसरा वैल्यू है वो किसका होगा? हाइट का होगा। तो इसमें आपको ये बोला जा रहा है कि देखो एक पैरेललोग्राम है, और उस पैरेललोग्राम का एक साइड जो है ना, एक साइड केवल 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और कॉरस्पॉन्डिंग हाइट का मतलब है कि जो साइड दिया हुआ है ना उसी साइड पे हमारा हाइट भी आके गिरा है, यानी कि वो बेस का काम करेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप यहां पे ऐसे समझो, ये हमारा पैरेललोग्राम था, ये हमारा बेस है सीडी, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? कॉरस्पॉन्डिंग हाइट कहलाएगा। कॉरस्पॉन्डिंग हाइट का मतलब होता है जिस बेस पे वो आके ऊपर से नीचे गिरा हो। तो बताइए इस केस में हमारा बेस कौन है? सीडी, और हाइट कौन है हमारा? ए। यहाँ पे कुछ नाम दे सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ए क्यू दे दो यहाँ पे, चलो क्यू भी नाम दे देते हैं। यहाँ पे हमारा हाइट है तो यहाँ पे क्यू दे दो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, थोड़ा सा वो समझ लो। देखो यहाँ पे ध्यान से, मान लीजिए कि ये हमारा एक पैरेललोग्राम है, ये हमारा एक पैरेललोग्राम है, मान लेते हैं सपोज ए बी सी डी नाम हमने इसका रखा, ए बी सी डी नाम हमने इसका रखा, ओके। और यही हम लोग बेस मान लेते हैं अपना। एक साइड कितना दिया हुआ है? साइड जरा बताना। 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है साइड, और इसी साइड पे हाइट आएगा। तो कहां से हाइट आएगा? यहीं से आएगा ना, हाँ या ना? बिल्कुल। इसका नाम आप चलो सपोज पी रख दो, एपी। तो कॉरस्पॉन्डिंग हाइट का मतलब वही होता है कि वो हाइट किसी न किसी बेस पे आएगा, किसी न किसी साइड पे आएगा, और वो साइड ऑलरेडी आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो अब बोला गया कि इसका एरिया निकालो, तो आपके पास बेस भी है 4 सेंटीमीटर, हाइट भी कितना है? हाइट कितना था? 3 सेंटीमीटर। तो इसका निकालिए एरिया, अब तो सिंपल हो गया। तो यहां पे आप लिख देना बस एक बार कि बेस है 4 सेंटीमीटर, हाइट है हाइट इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। तो एरिया का यदि मैं बात करूं, एरिया इक्वल्स टू क्या होता है? बेस इंटू हाइट। तो बेस है 4 और हाइट है 3, तो 4 3 जा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस यही हो गया इसका एरिया। फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। तो एरिया हमने निकाल दिया, ठीक है। तो ये सब चीज समझ में आया। वन ऑफ द साइड्स एंड द कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। कॉरस्पॉन्डिंग हाइट का मतलब क्या हुआ? जो साइड दिया हुआ है उसी साइड पे हमारा हाइट आएगा।
तो साइड कौन सा दिया हुआ है, ये वाला हमने मान लिया कि ये वाला दिया हुआ है, तो इसी साइड पे क्या आया है हमारा, हाइट आया। तो करस्पॉन्डिंग हाइट का मतलब यही होता है कि जो साइड दिया हुआ है ना आपके सवाल में, उसी साइड पे हाइट आएगा, ठीक ना। तो हमने इसको मान लिया 4, तो इसी 4 पे आएगा ना हमारा हाइट, तो बेस भी हो गया हमारा 4 और हाइट हो गया हमारा 3। कोई दिक्कत इसमें, समझ में आया है सब कुछ, चलिए वेरी गुड। तो यही बस आपको ध्यान रखना है कि पैरेललोग्राम का जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो बेस इंटू हाइट होता है, यानी कि आपको पैरेललोग्राम के एरिया को यदि निकालना हो तो आपके पास दो चीज पता होना चाहिए, पहला बेस और दूसरा हाइट, बस। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में आइए क्या बोला गया इसमें, जरा देखिए ध्यान से। बोला गया है फाइंड द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम, इस बार हमको हाइट निकालना है। इफ एरिया इज 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया दिया हुआ है पहले से और बेस दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। सपोज हम लोग दोबारा बना लेते हैं एक पिक्चर। सपोज मान लीजिए कि हमने बनाया एक ये पैरेललोग्राम, कैसा भी बना सकते हैं आप, नाम रख दिया हमने ए बी सी और डी, ठीक है। इस पूरे पैरेललोग्राम का जो एरिया है वो दिया हुआ है, एरिया है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया पहले से गिवन है, ठीक है। और बताइए बेस कितना दिया हुआ है, बेस इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। तो आपको कोई ना कोई तो बेस मानना पड़ेगा ना, कोई तो बेस मानना पड़ेगा आपको। तो मान लेते हैं कि हमने यही वाला बेस माना, तो बेस हमारा 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो बताइए हाइट कहां से आएगा इसके ऊपर, ये बताइए पहले। ए से आएगा, तो ये समझ में आया ना। तो ए से इसके ऊपर हाइट हमारा आ रहा है। तो क्या यह हाइट कितना है वो दिया हुआ है, वही तो निकालना है हमको, है कि नहीं। समझ में आया सब कुछ, सिंपल है कि नहीं है। तो इसमें बस ध्यान से समझो, इस पूरे पैरेललोग्राम का जो एरिया है वो दिया हुआ 24 सेंटीमीटर स्क्वायर और जो बेस है वो है 4। तो इसी बेस पे हाइट आएगा ना हमारा हमेशा, तो ये वाला हाइट हमको निकालना है, सिंपल है। तो आइए निकालते हैं। तो ये हो गया हमारा हाइट हमको निकालना है, वो हम लोग निकाल लेंगे। और एरिया का फॉर्मूला तो हम लोगों ने पढ़ा ही है, बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना 4 और हाइट कितना नहीं पता हमको, और एरिया तो पता है हमको 24, तो 24। ऐसे समझ में आया कुछ, यानी कि एरिया का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट। और एरिया पहले से गिवन है तो एरिया के नीचे पे एरिया लिखेंगे, बेस के नीचे पे बेस लिखेंगे, और हाइट नहीं तो हाइट के नीचे पे केवल h लिख देंगे, है ना। कर लेते हैं हल्ला नहीं। 24, ये 4 हमारा मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में बदल गया, तो कितना 6 सेंटीमीटर इक्वल्स टू h, ठीक है। तो हाइट कितना आ गया 6 सेंटीमीटर, यानी कि इस वाले पैरेललोग्राम में बेस हमारा 4 सेंटीमीटर निकलेगा और हाइट कितना हो गया 6। कोई दिक्कत इसमें। अब जब आप 6 को और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बेस इंटू हाइट, तो बेस 4 है, हाइट हमारा 6 है, तो 6 4 जा 24 और 24 पहले से आपने दिया हुआ है, हो गया। चलिए इन दोनों सवालों को पहले लिखिए, फिर हम लोग चलते हैं अपने सवाल नंबर 3 पे। ये भी बहुत सिंपल है, पहले आप इसको लिख लीजिए, हो गया ना। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन, इससे ज्यादा इसमें कुछ खास नहीं आता है, तो ऐसा ही सवाल आपको बस प्रैक्टिस करना है अपने बुक से, फिर हमारा पैरेललोग्राम इतना ही आसानी से खत्म हो जाएगा। आइए एक सवाल बच रहा है हमारा, उसको भी कर लिया जाए। सॉल्यूशन नंबर 3। देखो इसमें क्या बोला गया है, ये सवाल थोड़ा सा बड़ा लग रहा है लेकिन ध्यान से सुनना है आपको। पहले बोला गया है 2 sides of the parallelogram ABCD are 6 सेंटीमीटर and 4 सेंटीमीटर। पहले ही बोल दिया कि आपको जो पैरेललोग्राम जो आप बनाएंगे आप उसका नाम रखेंगे ABCD। तो मान लेते हैं कि हमने ये वाला पैरेललोग्राम बनाया, हमने ये एक पैरेललोग्राम बनाया, नाम रखा आपने इसका ABCD। इस केस में आप अलग नाम नहीं रख सकते हैं, क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि सवाल ही बोल रहा है आपको कि ABCD ही रखना है, तो ABCD ही रखना पड़ेगा आपको। नहीं लिखा हुआ रहता तो आप PQRS भी मान सकते थे, EFGH भी मान सकते थे, कुछ भी चलता, लेकिन चूंकि सवाल ही बोल रखा है कि पैरेललोग्राम आप जो भी बनाएंगे उसका नाम ABCD रखेंगे, तो आपको ABCD ही रखना है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसका कोई भी दो साइड दिया हुआ है 4 और 6, तो कोई भी इसका दो साइड आप मान लो 4 और 6, कोई भी मान लेते हैं हम लोग। तो ये वाला थोड़ा छोटा दिख रहा है तो इसको 4 मान लो, ये थोड़ा लंबा दिख रहा है तो इसको आप 6 मान लेते हैं। तो ये वाला हमने मान लिया, चलो सपोज करो 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, और ये क्या मान लिया हमने 6 सेंटीमीटर। क्या सही है? आगे बढ़ते हैं। अब क्या कहा गया है, बोला गया है द हाइट कॉरस्पॉन्डिंग टू द बेस सी डी, द हाइट कॉरस्पॉन्डिंग टू द बेस सी डी इज 3 सेंटीमीटर। यानी कि जो सी डी है, जो सी डी है उस पे जो हाइट हमारा आएगा वो हाइट कितना होगा 3 सेंटीमीटर का। स्टेटमेंट को समझो, यही स्टेटमेंट आपको दिक्कत करेगा सवाल में। द हाइट कॉरस्पॉन्डिंग टू द बेस सी डी, यानी कि सी डी पे जो हमारा हाइट आएगा, जो सी डी पे हाइट बनेगा, उस हाइट का कितना हाइट दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। तो अब आप जरा सोचो, इस सी डी पे हाइट हमारा कहां से आना चाहिए, ए से आना चाहिए। तो बस सिंपल, तो यहां से जो ये आएगा, ये हाइट दिया हुआ है कितना 3 सेंटीमीटर। ये चीज समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अगला क्या बोला गया, देखो फाइंड दी दो चीज निकालना है, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। तो बताइए इस पैरेललोग्राम का यदि हमको एरिया निकालना है तो क्या क्या आपके पास होना चाहिए? बस बेस और हाइट होना चाहिए। तो बेस तो हमारा है 4, हाइट भी है हमारे पास, बस तो पहले इसको निकालेंगे। तो फर्स्ट ऐसे करेंगे, फर्स्ट क्योंकि 2 सवाल पूछा गया ना इसमें। तो पहले तो फर्स्ट वाले में आप हाइट लेंगे, फर्स्ट वाले में आप हाइट ले लेंगे 3 सेंटीमीटर, और बेस कितना होगा इसका बताओ? बेस इसका 4 सेंटीमीटर है। तो एरिया का यदि मैं बात करूं तो बेस इंटू हाइट होता है, और एरिया निकाला जाए, बेस कितना है 4 और हाइट 3, तो 4 3 जा 12, वेरी गुड 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा पहला सवाल हुआ फिनिश। अगला बात करते हैं। अगला देखो क्या बोला गया है, द हाइट कॉरस्पॉन्डिंग टू द बेस एडी, एडी। अच्छा, इस बार एडी को बोला गया है तो कोई बात नहीं, यदि ये 6 है तो ये भी कितना होगा 6 होगा, क्योंकि हमने पढ़ा था अभी यहाँ पे कि अपोजिट साइड क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो आपको मानना पड़ेगा कि यदि ये हमारा 4 है तो ये भी कितना होगा 4 होगा। लिख ही देते हैं, जरूरत नहीं था ऊपर लिखने का, लेकिन लिख देते हैं। और ये 6 है तो ऑब्वियस सी बात है ये भी कितना होगा 6 ही होगा। तो अब आपको यहाँ पे बोला क्या जा रहा है, बोला क्या जा रहा है तो वो समझो पहले, वो इंपॉर्टेंट है। बोला गया है द हाइट कॉरस्पॉन्डिंग टू द बेस एडी, यानी कि एडी को क्या मानना है इस बार, बेस मानना है, और इस पे आपको एक हाइट ड्रॉ करना है। तो अब जरा सोचो, हमने सीडी को माना बेस, तो इस पे हाइट आया ए से। अब हमने बेस माना है एडी को, तो एडी पे हाइट कहां से आना चाहिए, सोचो सोचो, बी से नहीं, वो थोड़ा तिरछा है, सी से आना चाहिए। कैसे आएगा थोड़ा सा वो समझो, हाइट थोड़ा सा कुछ इस प्रकार से आएगा, ऐसे आएगा। ठीक है, तो अब जरा एक बात बताओ आप, पहले तो हमने इस पूरे पैरेललोग्राम का जो यहां पे एरिया निकाला है वो एरिया हमेशा बदलता रहेगा, या एक बार निकाल दिया आपने जितना उतना ही रहेगा, एरिया इतना ही रहेगा। ठीक है, अब सेकंड वाले केस पे आते हैं हम लोग। सेकंड वाले केस में एरिया हमारा उतना ही रहेगा, मतलब एक बार जो एरिया आपने निकाल दिया वो फिर बदलने वाला नहीं, वो हमेशा उतना ही रहेगा, चाहे आप कितना भी इसमें हाइट ड्रॉ कर दो, कितना ही आप इसमें कोई बेस ले लो, लेकिन हाइट मतलब हमारा एरिया सेम रहेगा। तो एरिया हमने 12 निकाला था, तो एरिया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर ही रहेगा। लेकिन इस बार बेस कितना हो जाएगा बताओ जरा, इस बार बेस हो जाएगा हमारा 6 सेंटीमीटर, क्योंकि सवाल में बोला है इस बार बेस लेना है आपको कौन सा, एडी, और एडी कितना होगा जितना बीसी होगा, बीसी 6, तो ये भी कितना 6। तो हमारे पास अब दो चीजें देखो ध्यान से, एरिया हमारे पास 12 है, हाइट सॉरी बेस हमारे पास 6 है, तो क्या इस बेस एडी पे
जो हाइट ये वाला खींचा गया है, क्या वो अब नहीं निकल जाएगा? आराम से निकल जाएगा। तो आइए निकालते हैं। हाइट निकालना है तो यहां पे लिख देते हैं पहले। हाइट निकालना है, नहीं पता तो निकालेंगे। आइए, एरिया क्या होता है? बेस इंटू हाइट होता है। तो एरिया है हमारे पास पहले से 12, जो कि हमने पहले वाले में निकाल रखा था, ठीक ना। और बेस कितना लेंगे इस बार? 6। हाइट नहीं है तो इस हाइट की जगह पे h लिख देंगे। तो 12 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल्स टू h कितना आना चाहिए? कितना? 2 ना। 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू h। बस हो गया। समझ में आया बात? अच्छा, यहां तो हमने बना दिया, हमारा आंसर तो आ गया, लेकिन हम ना आपसे कुछ यहाँ पे दिखाना चाहते हैं कि एरिया हमारा क्यों नहीं बदलता है, वो हमेशा सेम ही क्यों रहता है। वो जरा देखना ध्यान से। देखो पहले वाले केस में आप जरा देखो ध्यान से। पहले वाले केस में हाइट कितना है? 3, यानी कि पहले वाले केस में ये हाइट कितना है? 3 और बेस कितना है? 4। तो बताओ पहले वाले केस में यदि हाइट 3 है और बेस 4 है तो एरिया कितना आएगा? 12 आया यहां पे 12। अब इस वाले केस में आओ। इस वाले केस में हाइट कितना निकला? 2, यानी कि ये वाला जो हाइट है वो 2 निकला, और बेस कितना है? 6। तो बताओ 6 2 जा 12। तो इस वाले केस में भी एरिया हमने सेम लिखा है, यानी कि एरिया आप इस वाले केस में निकालो या फिर इस वाले केस में निकालो, हमेशा क्या आने वाला है? सेम आने वाला है। इसलिए हमने ये वाला एरिया यहाँ पे सेम पुट किया है। क्यों सेम पुट किया? क्योंकि एरिया एक बार निकाल दिया आपने, वही रहेगा, चाहे आप बेस कितना भी बदल दो, हाइट कितना भी इधर उधर ड्रॉ कर दो, लेकिन रहेगा हमारा एरिया एक ही, सेम ही रहेगा। तो एक ही सवाल में 2 सवाल आपका छुपा हुआ था। समझ में आया बात? तो इस वाले क्वेश्चन से आपको यह समझ में आना चाहिए कि एरिया एक बार आपने निकाल दिया पैरेललोग्राम का, तो वही एरिया हमारा रहेगा सेम, बार बार बदलने वाला वो एरिया नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसका जल्दी से ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोगों को भी स्क्रीनशॉट लेना है और अपने कॉपी में इसको लिख लेना है। तो पैरेललोग्राम में जो आपको ध्यान रखना है वो 2-3 बातें ध्यान रखने हैं बस। पहला चीज कि पैरेललोग्राम का जो अपोजिट साइड होता है वो क्या होगा? आपस में बराबर होगा, यानी कि इक्वल होगा, और क्या होगा? पैरेलल भी होगा, यानी कि ये दोनों साइड आपस में क्या है? बराबर भी है और पैरेलल भी है। उसी प्रकार से ये दोनों साइड का बात करें तो ये दोनों साइड भी आपस में बराबर है और पैरेलल है। ठीक, ये बात आपको ध्यान रखना है। इसके पैरेललोग्राम के पेरीमीटर का बात करें तो सारे साइड को जोड़ देना है बस। ये तो हम लोग शुरू से करते आ रहे हैं। किसी भी फिगर का पेरीमीटर चाहिए तो सारे साइड को आप जोड़ दो। पैरेललोग्राम के एरिया के फॉर्मूला का बात करें तो बेस इंटू हाइट होता है बस। और कॉरस्पॉन्डिंग हाइट जब भी लिखा हुआ रहेगा तो समझ जाना कि सवाल में जिस बेस का बात कर रहा है उसी बेस पे हाइट आया है। ओके, बस इतना बात आपको ध्यान रखना है। और ये 3 सवाल हमने आपको बताए हैं, इसको जल्दी से लिख लीजिए। अगले वाले क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे, मतलब अगले वाले क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे पैरेललोग्राम के जैसा ही एक नया कॉन्सेप्ट, रोम्बस को। तो कई सारे अलग अलग प्रकार के फिगर्स के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। पिछले क्लास में हम लोगों ने खत्म किया स्क्वायर को, रेक्टेंगल को। आज हमारा कंप्लीट हो गया पैरेललोग्राम। अगले वाले क्लास में एक नए प्रकार के टॉपिक को और शुरू करेंगे हम लोग, रोम्बस होगा हमारा, तो उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज क्लास में कहीं पे कोई डाउट रहा होगा तो आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिएगा। हम लोग मिलेंगे अपने अगले क्लास में यानी कि कल, और कल एक और नए कॉन्सेप्ट का हम लोग शुरुआत करेंगे। कॉन्सेप्ट होगा हमारा रोम्बस। तो तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।